नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर क्लास 10th का जो फर्स्ट टॉपिक है। सिलेबस अभी तक आया नहीं है तो हम लोग उस सिलेबस के बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो वैसा नहीं करेंगे जो बोर्ड की तरफ से या स्कूल में भी चल रहा होगा। अभी हम लोग रियल नंबर या 10th क्लास के सिलेबस को बिल्कुल आप इसलिए मत पढ़िए केवल कि आपको 10th क्लास के बोर्ड में इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको 10th क्लास के बोर्ड में इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। मगर इसके अलावा अगर आप घर में किसी बड़े अधिकारी वगैरह से या आस पड़ोस में पता करेंगे ना, तो जितने भी तरह का गवर्नमेंट का जो एग्ज़ामिनेशन है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, उसमें इसके बारे में ये बेसिक्स होता है, इसमें पढ़ना ही होता है। जिन बच्चों को कॉमर्स लेना है उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आर्ट्स वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स पढ़ते ही तो उसमें भी मैथ का पीछे छोड़ेगा नहीं। कहने का ये मतलब है आपकी आईआईटी से लेकर के आर्ट्स वाले तक में मैथ्स हर जगह आपको मिलने वाला। अगर आप मैथ्स की तरफ से ध्यान हटा करके बिल्कुल ही अदर सब्जेक्ट्स पे चले जाते हैं तो बात अलग है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। अगर आपको मैथ्स से इतना ही नफरत है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। मगर हाँ, ये याद रखिए कि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अभी इसको 3 पार्ट में समझेंगे। पहला जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो केवल और केवल बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बेसिक्स में मतलब कि नंबर में क्या क्या नंबर होगा, किस तरह का नंबर होता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, एचसीएफ का यूज़ करते हैं, डिवीज़न किस तरह से होगा, डिवीज़न का रूल्स क्या बोलता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में केवल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि मेरे पास जो नंबर है उसका एग्जाम्पल्स का यूज़ कहाँ पे करेंगे। जिस तरह का अभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं बात कर लिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी आर डी शर्मा जैसे बुक्स से कि इसका एप्लीकेशंस कैसे करेंगे। एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। अगर आपका जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो आप याद रखिए कि 3 चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन और एचसीएफ एलसीएम का इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। उसके अलावा जो 3rd वीडियो आएगा मेरा वो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आएगा कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे आपको कम से कम टाइम में आप जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे कि किस तरह से इसी तरह का मैथ जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है, अगर उसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगेगा तो वो किस तरह से लगेगा, ताकि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, अगर उनको ये लग रहा है कि एग्ज़ाम से पहले हमको एक बार रिविज़न कर लेना चाहिए आंसर का, तो आंसर को रिवीजन करने का तरीका ऐसा बताया जाएगा कि कम से कम सेकंड 30 से 40 सेकंड में अगर आपको ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस आंसर तक तुरंत पहुंच सकते हैं। इतना काम हम लोगों को वीडियो में करना है 10th क्लास में। मगर अगर हम लोगों का जो आज का जो स्टार्टिंग होगा वो छोटे से छोटे लेवल पे होगा, फिर हम लोग एनटीएससी और से लेकर के बहुत बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्री आरएमओ, इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड वगैरह के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से स्कॉलरशिप क्या होता है नहीं होता। मगर आप देखिए, बने रहिए इस वीडियो में, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो खैर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। देखिए, रियल नंबर के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला नंबर जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का मोटा मोटी मतलब ये होगा कि वैसा नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो नेचर में है और जो नेचर में होगा, ऑब्वियस सी बात है उसको हम काउंट कर पाएंगे, उस तरह के नंबर को काउंट किया जाता है। काउंटिंग नंबर का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 इस तरह से करते करते आप जैसे जितने भी नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं, लास्ट में जाकर के इन्फिनिटी लगा दीजिए। इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, क्योंकि इस तरह के नंबर को हम लोग काउंट कर पाते हैं। मगर ये तो जो है वो तो ठीक बात है, नेचुरल नंबर को बोलेंगे, मगर इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान पे रखिएगा। पहला तो ये कि इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा वो होगा कैपिटल एन से, ठीक है। दूसरा, ये एक खास तरह का सेट बन गया, तो जब भी एक सेट को बनेगा उसको हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे। तो ये हो गया मेरा नेचुरल नंबर के बारे में कहानी। नेचर में जो चीज़ एग्जिस्ट करेगा, जिस चीज़ को हम लोग एग्जिस्ट करते हुए देखेंगे, उसमें ज़ीरो नहीं होता नेचर में। इसीलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर शायद देखने में दिक्कत हो रहा हो तो मैं यहाँ पर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये याद रखिए कि ये एक खास तरह के नंबर का सेट है, और एक खास तरह के नंबर को सेट को हम लोग हमेशा किस में पुट करते हैं? सेट थ्योरी के इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। 11th क्लास में जिस बच्चों को पढ़ना होगा वो 11th क्लास में सेट थ्योरी जरूर पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ कवर हो जाएगा। चाहे उसमें किसी भी तरह का मैथ लेके पढ़िए, कॉमर्स वाला मैथ या फिर साइंस वाला मैथ, आपको ये पढ़ना ही होगा। नेचुरल नंबर के बाद हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर के बारे में अगर बात करें तो होल नंबर जो होगा वो स्टार्ट होगा आपका 0 से।
फिर वही कहानी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डब्लू का यूज़ करते हैं हम लोग। डब्लू का यूज़ करेंगे, कहीं कहीं पे होल नंबर लिखा हुआ ना हो और उसकी जगह पर केवल डब्लू लिखा हुआ हो तो हम लोग ये समझेंगे कि ये नंबर होगा होल नंबर। अब इसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, 0 1 2 3 और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे सेट थ्योरी में, और इसको वापस से क्लोज कर देंगे। ये याद रखिएगा कि इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही क्लोज करना है, स्मॉल ब्रैकेट या फिर जो बड़ा वाला ब्रैकेट आता है इस ब्रैकेट में या फिर इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज नहीं करना है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो ये हो गया होल नंबर के बारे में। होल नंबर के बाद हम लोग जिस नंबर के बारे में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर के बारे में बात करेंगे तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। एक तो हम लोग इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी किसी बुक में इसको जेड जी जो भी आप प्रोनाउंस करते होंगे उसके अकॉर्डिंग जेड से या जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, मान लीजिए ये नंबर लाइन है मेरे पास में, नंबर लाइन में कहीं ना कहीं ज़ीरो होगा, ज़ीरो से ज़ीरो का मतलब हो गया ये एक सेंटर पॉइंट है। कंपेयर तो करते हैं ना किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से, तो ज़ीरो से जैसे ही हम लोग राइट की तरफ बढ़ेंगे, जैसे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और इसी तरह से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। जब हम लोग पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे होंगे तो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान से देखिएगा कि इस तरफ ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 और इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी और इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे। तो इस तरह के नंबर लाइन पर जब भी हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सारा का सारा नंबर क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। इंटीजर में एक बात और ध्यान पे रखिएगा कि जब भी आपके पास में लेफ्ट साइड से आप राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे नंबर छोटा होगा और यहाँ पे नंबर बड़ा होगा, स्मॉलर नंबर, और यहाँ पे आते आते नंबर ग्रेटर हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमको किसी कंपेयर करना ही पड़ जाए -5 और -2 के बीच में, तो हमेशा ये याद रखेंगे कि -5 लेफ्ट साइड पे आएगा 3 4 5 और राइट साइड पे क्या आएगा 2। तो इस कंडीशन में ये नंबर क्या होता है, हमेशा बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हमको कंपेयर करना पड़ जाए 5 और 2 के बीच में, तो 5 कहाँ पे होगा, 2 लेफ्ट साइड में आया और राइट साइड में 5 आएगा, इसका मतलब होगा ये 5 इस केस में बड़ा हो जाएगा। इन जनरली हम लोग समझने के लिए समझते हैं कि कभी भी किसी भी नंबर के बारे में बात अगर करेंगे और हमको दो नंबर के बीच कंपेयर करना है तो नंबर लाइन्स को समझते हुए आगे का काम करना आसान हो जाता है। और जिनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है उनके लिए जो है बात लगाएंगे। इंटीजर के बारे में बात हो गया। अब इंटीजर के बाद हम लोग दो चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। पहला पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में अगर बात किया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में उस नंबर को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। मगर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है कि क्या इसमें हम लोग इस ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे, तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो भी नंबर होगा ज़ीरो, वो नंबर ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो नेगेटिव होता है। इसलिए जब कभी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग आई और ऊपर में प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और इसी तरह से करते करते डॉट 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 इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ एक और नंबर के बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और वो नंबर है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी वही कन्फ्यूज़न है कि क्या इसमें हम लोग इस ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, नॉन नेगेटिव, सुनने में नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं मगर नेगेटिव नंबर का मतलब हो गया नेगेटिव नंबर, और वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर को लिखने का जो हमारे पास में जो तरीका होगा वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके कंडीशन से, 0 से, 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये डॉट डॉट डॉट। आप इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर के बाद हम लोग जिस नंबर के बारे में बात करने वाले हैं वो है पॉजिटिव नंबर था। अब पॉजिटिव नंबर नहीं, यहाँ पे इंटीजर था, और इंटीजर में क्या हो सकता है, इस पूरे में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। अगर हम लोग नंबर के बारे में बात करें तो जनरली नंबर में हम लोग इस तरह के नंबर को रखते हैं जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव नंबर हो गया, अब हम लोग इंटीजर हो गया, अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर के बारे में। नेगेटिव इंटीजर में वही कहानी है वापस से कि क्या हम लोग नेगेटिव इंटीजर में ज़ीरो को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। ये याद रखिए, यहाँ पे प्लस दिया हुआ था
तो या तो आप इसको इससे रिप्रेजेंट कर लीजिए या फिर z माइनस है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, प्लस लिखा हुआ है तो z प्लस भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बोलते जा रहे हैं तो इसको लिखते भी चलिए, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, छोटे छोटे चीज़ों को लिखिए। यकीन जानिए IIT से लेकर के हर जगह पे ये बहुत काम आने वाला, बहुत काम आने वाला, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरह से नहीं पूछता कि मेरे पास में ये पूछ देगा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर ये होगा तो इसका ये वैल्यू बताइए, उस पर बेस्ड ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर i प्लस कहीं पे वैल्यू लिखा हुआ है या कहीं पे ऐसे लिख देगा x इज एलिमेंट ऑफ i प्लस, इसका मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के मतलब हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। खास करके बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, i प्लस तो अभी बताया गया है कैसे होगा। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, लिखते भी चलिए नोट्स में, बाद में नोट्स बनाने का मौका मिलता नहीं है जनरली, तो इस वक्त ही कंप्लीट कर लीजिए ताकि एक ही टाइम में दोनों काम हो सके। नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में अब हम लोग बात कर रहे थे। नेगेटिव इंटीजर्स में वापस से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर के बारे में ही बात करेंगे, मगर इसमें ज़ीरो को छोड़ते हुए बात करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे -3 -2 और -1, यहाँ पे आकर के रुक जाएगा नंबर, तो ये कहलाएगा नेगेटिव इंटीजर। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें नेगेटिव नॉन नेगेटिव था, अब हम लोग लिखेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर के बारे में बात की जाए तो इसमें वापस से क्या होगा, वैसा नंबर जो पॉजिटिव नहीं होगा, वैसा नंबर जो पॉजिटिव नहीं होगा, यानी कि वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के केस में माइनस नेगेटिव से हम लोग माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक आएंगे, -3 -2 -1 और 0 पे आके ख़त्म कर देंगे। तो ये नंबर क्या कहलाएगा, नॉन पॉजिटिव नंबर। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नॉन नेगेटिव नंबर के बारे में, हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के बारे में 3 चीज़ों को याद रखिए। पहला, इसका 2 फैक्टर होगा। पहला फैक्टर होगा क्या, 1, इसका 2 फैक्टर होगा। पहला तो ये 1 हो जाएगा और दूसरा इसका फैक्टर क्या होगा, इटसेल्फ, ये खुद ही आएगा इसकी जगह पे। 2 फैक्टर हो गया, 2 बात याद रखना, इसका पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा इटसेल्फ, ये खुद नंबर होगा। और तीसरा, ये हर एक नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ये हर एक नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। देखिए यहाँ भी हम लोग पॉजिटिव POSITAV लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव को ऐसे लिख दिए। तो इसका जो एग्जांपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो बात करेंगे कि -2, ये एग्जांपल्स को -2 से समझते हैं। तो अब ये बात बोला गया कि क्या -2, ये एग्जांपल्स तो नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन पूछ देते हैं कि क्या ये -2 प्राइम नंबर है, तो जवाब मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव नहीं है, ये क्या लिखा हुआ, -2 लिखा हुआ, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। है, इसी एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल्स क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 17 वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हो। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे तो -7 क्या ये प्राइम नंबर है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्या -7 प्राइम नंबर होगा, तो इसका जवाब मिलेगा नहीं, -7 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे में नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक, इसका 2 फैक्टर से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरह का नंबर क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल्स के बारे में बात हो गया। अब हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं, प्राइम नंबर के बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। देखिए, को प्राइम नंबर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसमें ये समझते हैं कि नंबर को किस तरह से जो है सो लिखा जा सकता है, को प्राइम नंबर को, और इसका यूज HCF वगैरह में या फिर रैशनल नंबर में किस तरह से होगा, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। एक सेकेंड में ये खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, प्राइम नंबर हो गया था, को प्राइम नंबर के बारे में। देखिए, को प्राइम नंबर को जो बेसिकली लिखने का तरीका होता है उसमें बोला गया है को प्राइम नंबर वैसा नंबर होगा जिसके 2 नंबर के बीच का, मान लीजिए 2 और 3 लिए, इसके बीच का जो HCF आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF निकालने का तरीका आपको एक बार फिर से बता देते हैं। मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 1। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 1, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है। तो इस तरह के नंबर को हमेशा हम लोग बोलेंगे कि ये मेरे पास में क्या नंबर आ गया, को प्राइम नंबर आ गया। रैशनल नंबर जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप पढ़ रहे होंगे
तो उसमें हर जगह देखिएगा आर डी शर्मा में लिखा रहता है P एंड Q के फॉर्म में होगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी पढ़े होंगे। और इसके बाद अब ये भी पढ़े होइएगा कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। और कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है, कहीं कहीं पे ये लिखा होता है P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होने का मतलब ही हो गया कि इन दोनों के बीच का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। इसीलिए 4/2 को हम लोग कभी भी रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। हालांकि इसके फॉर्म को जरूर बोल सकते हैं कि 2/1 हो गया, इसका मतलब तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर होगा, मगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। मगर 9-10 के क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये भी काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम इसके इक्वल बोल सकते हैं, और ये नंबर कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। मगर खैर अभी हम लोग रैशनल नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो बस ये बता रहे हैं कि आपके पास में जो को प्राइम नंबर होगा उस को प्राइम नंबर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो को प्राइम नंबर का ये यूज़ है। दूसरा को प्राइम नंबर का जो यूज़ होने वाला है, यूज़ तो नहीं बोलेंगे, मान लीजिए को प्राइम नंबर में 4 हो गया और दूसरा नंबर 7 आ गया, इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF भी 1 होगा। तो को प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसमें दो नंबर के बीच का HCF क्या आएगा, वो 1 आएगा। को प्राइम नंबर के बाद हम लोग बात करते हैं ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में। ट्विंस का मतलब क्या होगा, ट्विंस प्राइम नंबर का मतलब होगा, ट्विंस मतलब क्या होता है, जोड़ा, जिसके घर में 2 जुड़वा बच्चे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 और इटसेल्फ और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और नंबर का मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह के नंबर को बोलेंगे ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर में क्या होता है, 2 और 3, 3 और 5, जिसमें पेयर में चीज आएगा 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19 और 19। इस तरह से आप कितना भी नंबर लिख सकते हैं, जो भी नंबर आएगा वो सारा का सारा नंबर कहलाता है ट्विंस प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें 2 चीज़ पेयर में ही आने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपलेट प्राइम के बारे में। ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर के बारे में ये बोला गया है कि इसमें 3 होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए और 1 नंबर भी होना चाहिए। तो जो ट्रिपलेट प्राइम नंबर के बारे में बोला गया है वो बोला गया 3, 5 और 7। कहा जाता है कि इसके अलावा अभी तक जो है कोई भी प्राइम नंबर ट्रिपलेट प्राइम नंबर के तौर पे नहीं खोजा गया। याद रखिएगा कि 2, 3 और 5 ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर नहीं है, ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो जाए। प्राइम नंबर में केवल फैक्टर आ रहा था वो 2 आ रहा था, एक तो वो खुद का और दूसरा 1 का। कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जिसका फैक्टर जो होगा वो 3 और मोर देन 3। जिसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3 या 3 से अधिक होगा। उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 14 ले लीजिए। 14 कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसका जो फैक्टर होगा वो कौन कौन सा फैक्टर आ सकता है, 2, इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2, 7, 14 और 1। फैक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट प्राइम नंबर। अब जब हम लोग कंपोजिट प्राइम नंबर तक समझ चुके हैं, सीख चुके हैं सब चीज़ों को, एक बार आप सारी चीज़ों को ना नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, बार बार बोल रहे हैं, आराम से समझने में दिक्कत हो रहा है। नए बच्चे हैं जिनको अब ये लग रहा है कि हमको अभी से ही 10th क्लास का एग्ज़ाम देना है, हमको अभी से ही तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चों को सीखने का समझने का एक खास वक्त होता है, एक खास लहजा होता है। अगर उस वक्त उनको लगता है कि ये चीज़ कर लेना चाहिए तो वो धीरे धीरे कॉन्शियस होकर पढ़ने भी लगते हैं। और जिनको नहीं पढ़ने का मन करता है उनके लिए भी है कि ये बड़े काम का चीज़ें पढ़ लीजिए, काम आएगा हमेशा। तो खैर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में जो बात करने वाले हैं, कंपोजिट नंबर को हम लोगों को 10th क्लास में ही पढ़ना, अभी ही पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर को। हम लोग को ये अभी ही पढ़ना, एग्जाम में ही पूछा जाएगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर के बाद रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। देखिए रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत बात अभी भी हम लोग कर ही चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं। खैर जितने भी नंबर थे उसके बाद का रैशनल नंबर के बारे में बात करें तो रैशनल नंबर के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इसका P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने वाला। दूसरा P एंड Q
P and Q are को-प्राइम नंबर। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा। को-प्राइम नंबर के बारे में अभी अभी बात किया गया, वैसा नंबर जिसका मात्र 2 फैक्टर होगा, जिसका एचसीएफ जो होगा वो केवल 1 होगा, 1 के अलावा कोई एचसीएफ नहीं आने वाला। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर। या तो इसको ऐसे लिख लीजिए, बहुत सी जगहों पे ऐसा भी लिखा जाता है कि वैसा नंबर जिस P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब ही ये बनता है कि उसके बीच में एक कॉमन फैक्टर 1 जो होगा वो कॉमन फैक्टर आएगा ही आएगा। तो ये हो गया मेरे पास में रेशनल नंबर के बारे में। देखिए Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखने के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ 2, क्या 2 रेशनल नंबर है? तो जवाब मिलेगा 2 बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों? इसमें नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात नहीं किया गया। ये नहीं कि 2 में नेगेटिव 2 कर दिए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लीजिए, 0 के बारे में बात कर लीजिए, 2 के बारे में बात कर लीजिए, किसी भी नंबर के बारे में बात कर लीजिए, 5/2 के बारे में बात कर लीजिए। तो ये सारा का सारा नंबर क्या होगा? सारा का सारा नंबर रेशनल नंबर होगा। अब हम लोग, मेरा जो मेन कंसर्न है वो इस चीज़ पे लेकर के आने का है कि मान लीजिए 2 लिखा हुआ है और नीचे 0 लगा दिए, तो क्या ये नंबर, ये क्यों नहीं होता, ये रेशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे 0 को आप किस नंबर से, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इस 0 को बोलेंगे डिवाइज़र, इसे बोलेंगे डिविडेंड। क्वेश्चन या तो यहाँ पे लिखिए या फिर यहाँ पे लिखिए, ये अपने अपने प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कहलाएगा रिमाइंडर। आप 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 2 आ जाए? तो आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर क्या होगा यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आएगा और रिमाइंडर वापस से मेरे पास में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसलिए जब भी आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं ना 0 से, किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा बताता है नॉट डिफाइंड, ND शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। इसका यूज़ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत करेंगे, tan में, cot में, sec में, cosec में, इन सब जगहों पे इसका खूब यूज़ होने वाला है। मगर अभी के लिए आप ये समझिए कि इसमें 0 से जैसे ही किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ये नंबर हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो जब कोई नंबर आपके पास में डिफाइंड है ही नहीं तो उसको आप नीचे रख के करेंगे क्या? इसीलिए रेशनल नंबर के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो रेशनल नंबर में हम लोग हमेशा क्या करते हैं? 0 को नीचे से हटा के बात करते हैं। तो क्या 0 को नीचे से रख के कोई काम हो सकता है? तो जवाब मिलता है नहीं। रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर के बाद हम लोग बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, वैसा नंबर जो कभी भी ख़त्म ही ना हो। हम लोग यहाँ पे 2 वर्ड के बारे में बात करने वाले थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। उसको हम लोग अब समझने वाले हैं कि वैसा नंबर जो कभी टर्मिनेट ही ना कर पाए। टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये लिख लीजिए, तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टर्मिनेटिंग नंबर वैसा नंबर होगा जो टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे कि अगर आपको दिल्ली जाने का मौका मिला या चेन्नई जाने का मौका मिला तो कभी देखिएगा वहाँ पे लिखा तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर जाने वाला, यानी कि उसके आगे रेलवे स्टेशन से अगर आप गए ट्रेन से तो उसके आगे स्टेशन है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म या इस तरह का जो वो होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। आनंद विहार एक टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल, दीघा टर्मिनल, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो मेरे यहाँ पे बताने का, बोलने का ये मतलब था कि टर्मिनेटिंग नंबर वैसा नंबर होगा जो एक समय पॉइंट के बाद में आकर के रुक जाएगा। इसको कुछ एग्जांपल से बात समझिए। पहले लिखते हैं 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। यहाँ पर लिखते हैं 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे इस एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। अगर मेरे पास में डिवाइड करना हम लोग शुरू करें, हम लोग ये चीज़ 10th क्लास में ही पढ़ना है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो अभी हम लोग बात की कि जिस नंबर के नीचे में 0 लगा हुआ होगा उस नंबर को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? नॉट डिफाइंड। तो इस केस को छोड़ दीजिए। अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। इस 0.5 पे गौर कीजिएगा। 1/3 लिखेंगे तो 0.333 या फिर 0.3 और 3 पे रैकरिंग।
इसको या तो रैगरिंग बोल सकते हैं या फिर बार बोल सकते हैं, रैगरिंग या बार दोनों यूज़ होता है। 1.4 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे 0.25, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे 0.20, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे 0.616 0.16 रहने देते हैं। 7 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे 0.14, ठीक। 8 के लिए क्या यूज़ करेंगे 0.1428, वैसे वैसा करके आएगा, मगर ये याद रखिए कि 1428 करके कुछ आएगा नंबर, और ये नंबर भी अपने आप को एक समय के बाद रिपीट ही करने लगता है। 1 to 5, 9 के केस में 0.111 या फिर 0, ये चलते रहेगा 0.1 बैकनिंग, और इस केस में 0.1। अब यहाँ पे लिखने का या बताने का तरीका क्यों था, क्या हम लोग इसे प्रूफ करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर हो गया टर्मिनेट कर गया नंबर, यानी कि यहाँ पे नंबर आके रुक गया। अब उसको 5 से अधिक ले भी नहीं जा सकते, ये 5 से अधिक दूर जाएगा भी नहीं। ये क्या, ये टर्मिनेट किया, ये टर्मिनेट तो किया 3 पे आकर के रुक गया, 3 से अधिक नहीं आ रहा, मगर ये नंबर अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया, बार बार रिपीट करेगा ये अपने आप को। ये नंबर डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद टर्मिनेट किया। अब हम ये 2 पॉइंट्स के बाद क्यों टर्मिनेट किया, इसके पीछे का लॉजिक थोड़ी देर में समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे तो स्क्वायर ये कंटिन्यू चलेगा, यहाँ भी ये कंटिन्यू चलने वाला है, इसको भी भूल जाइए। यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे आकर के टर्मिनेट कर गया, यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है और यहाँ पे ये टर्मिनेट कर रहा है। अब हम लोगों को ये कैसे पता लगता है कि कोई भी नंबर टर्मिनेट कब करेगा और कोई भी नंबर रिपीट कब करेगा। देखिए, बड़ा साधारण सा लॉजिक ये है, जिसके डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 × 5 का मल्टीपल हो। क्या बात समझे, जिसके डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 × 5 का मल्टीपल होगा, वो नंबर हमेशा टर्मिनेट करेगा। देखते हैं, इस नंबर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, टर्मिनेट किया। 4 लिखा हुआ है, 4 लिखने का मतलब हो गया 1 × 2 की पावर 2। तो यहाँ पे जो पावर दिख रहा है ना, ये जितना बार पावर दिखेगा उतने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पे जो पावर दिख रहा है उतने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। जैसे कि अगर हम 8 के केस में बात करें तो और क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, तो ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा 3 प्लेसेस के बाद। देखिए 1 to 5 टर्मिनेट कर गया। इसी तरह से अगर जहाँ कहीं भी मान लीजिए ऐसा नंबर लिखा हुआ है 1/2 × 5 की पावर 7, अगर ऐसा नंबर लिखा हुआ मिल जाए तो ये नंबर कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा 7 प्लेसेस के बाद। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो मैक्सिमम पावर की तरफ जाएंगे, अगर इन दोनों में से दोनों का पावर सेम लिखा हुआ है तो सेम पावर की तरफ। जैसे यहाँ पे ये लिखा, मान लेते हैं ऐसे एग्जांपल है 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, तो ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा 2 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा आकर के। तो इसी तरह से हम लोग इसको आगे की तरफ समझते हैं कि मेरे पास जो भी नंबर होगा वो टर्मिनेट कब करेगा, वो टर्मिनेट तब करने वाला है जब आपके डिनोमिनेटर में, जब आपके, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर और ये हो गया न्यूमरेटर, जब आपके डिनोमिनेटर में, थोड़ा बहुत पीछे से साउंड वगैरह आ रहा होगा, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 × 5 का मल्टीपल हो, या दोनों का जो मैक्सिमम पावर होगा उसके बाद वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर था। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के लिए हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, एक नंबर तो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहाँ पे लिख भी देते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये 3 पे आकर के रुक तो गया मगर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अभी जब इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो चुका है, तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वैसा नंबर जो कभी भी अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं करेगा और ना रिपीट करेगा। क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा कितना नंबर होगा? ऐसा अनकाउंटेबल नंबर आपके पास में होगा जो कभी भी ना टर्मिनेट करने वाला है ना रिपीट करने वाला है। जैसे मान लीजिए आप नंबर लिखिए 0.1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 और ये नंबर डॉट डॉट डॉट। क्या मतलब इसका?
पहली बार ये 1 आया, फिर 2 टाइम्स 1 आया, फिर 3 टाइम्स 1 आया, फिर 4 टाइम्स 1 आया, फिर 5 टाइम्स 1 आया, और इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते चला गया। क्या ये नंबर लग रहा है आपको? अब 5 टाइम्स 1 आएगा, 6 टाइम्स 1 आएगा, और ये नंबर क्या होगा? कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ना टर्मिनेट करेगा ना अपने आप को वो नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं करेगा। 5 टाइम्स के बाद वापस से 2 हो जाएगा, 6 टाइम्स के बाद वापस 2 हो जाएगा, ये होगा, मगर ये नंबर कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करने वाला। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इसका दूसरे एग्जाम्पल्स के लिए बात करें अगर, तो दूसरे एग्जाम्पल में रूट में जो नंबर आएगा वो सारा का सारा नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। रूट 2 हो गया, रूट 5 ले लिए, रूट 6 ले लिए, ये सारा का सारा नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। सर्ड्स का जितने भी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें वो सारा का सारा नंबर क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। जो कभी भी अपने आप को ना टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा, उस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा, इरेशनल नंबर के बाद अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। अब जाकर के 10th क्लास का मेन जो आएगा वो आएगा रियल नंबर। कि रियल नंबर क्या होता है? अभी भी बताया गया था कि जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो नंबर क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा, क्या इस 0√2 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले आइए, क्लास 9th में हम लोग ये समझे थे कि √2 को नंबर पे कैसे रिप्रेजेंट कर दिया जाए। मान लीजिए यहाँ से लेकर के एक पॉइंट तक को आप 1 यूनिट बोल दिए। 1 यूनिट का मतलब हो सकता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 यूनिट का मतलब हो गया कि ये 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 मीटर का हो सकता है, या यहाँ पे आप 0 लिए हुए हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आप इस पूरे को 1 यूनिट बोल दिए, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या करेंगे? 90 डिग्री करेंगे, पॉइंट को कंपास के में नोक को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल से एक आर्क यूँ ड्रॉ कर लेंगे। अब कंपास के नोक को यहाँ पे लेके जाएंगे, एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, फिर पॉइंट को यहाँ रखें, यहाँ काटें, यहाँ रखें, इस जगह पे काट दें। अब पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, एक ऐसे कट लगा देंगे और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब है क्या कि जितना बड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने बड़ा यूनिट था, सेम यूनिट को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेके काट लेंगे, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 1 का। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये तो बन गया 90 डिग्री का। हम लोग क्या पढ़े थे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 1। इस वाले 1 का स्क्वायर करने पे क्या, सॉरी, इस 1 वाले का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 1। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? h स्क्वायर, यानी कि 2 इज इक्वल टू h स्क्वायर, h इज इक्वल टू √2। और हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? कंपास के नोक को यहाँ पे लेके जाएंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और एक आर्क ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन को डॉटेड करते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो नंबर आया है वो क्या आया है? √2 आया है। अगर हम लोग ऐसा कर पाएंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि मेरे पास जो नंबर जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो पा रहा है। तो ये नंबर सारा का सारा क्या कहलाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर को ना केवल हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि इसके बारे में ये याद रखिएगा कि ये 2 नंबर के कॉम्बिनेशन है। किसका? पहला तो रेशनल नंबर का और दूसरा इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बात करेंगे कि वैसा नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा, वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो नंबर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो कैसे नंबर को हम लोग अभी तक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? देखिए, जब हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे थे उस वक्त हम लोग एक चीज़ और बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में, छोटा सा टॉपिक। क्या? -√2। ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स है। मगर अगर हम इसको ऐसे लिख दें -2, तो ये नंबर कहलाता है इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहलाएगा? या तो ये इमेजिनरी नंबर होगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये हो गया कि वैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये हो गया वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे
-1 होता तो इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आयोटा। ये आई है, आयोटा, IOTA, आयोटा बोलते हैं इसको। अगर मुझे इसका स्क्वायर करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि हम लोग इसके बारे में क्या बात करने वाले किए थे इससे पहले कि -1 लिखें। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हिडन है, 2 हिडन है। अगर यहाँ पे कुछ मेंशन होता 3/4 तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 1/2। अगर यहाँ पे 3 मेंशन होता तो इस 2 की जगह पे क्या आता, 3, 4 होता तो 4। अब ये पावर में लिखा हुआ क्या है, पावर में 2। अब इन दोनों का अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, -1 का। यानी कि आयोटा का जब भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास जो नंबर मिलेगा वो नंबर मिलेगा -1 का। इसके बाद अगर हम इसका क्यूब कर दें तो मेरे पास क्या नंबर आएगा, तो मेरे पास में क्यूब करने का मतलब होगा कि ये आई स्क्वायर इंटू आई करेंगे। आई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, -1, तो -1 लिख दिया यहाँ पे। आई की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, -√1, यानी कि आई। तो हम लोग आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, -i। आई क्यूब को हम लोग क्या लिख देंगे, -i। उसके अलावा अगर आई क्यूब, इसके अलावा अगर हम आई की पावर 4 के बारे में बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई की पावर 4 इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, -1, तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब तो हम लोग यहाँ तक बात समझ चुके हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा। अगर इतना क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है तो थोड़ा बहुत पानी वानी पी करके आइए, हाथ मुँह धो करके आइए, फिर हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मतलब आप कंटिन्यू कर लेंगे इसके बाद से। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बात करें इससे पहले आप लोग यही बात बताइए मुझे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 23 लिखा हुआ है। सिंपल डिवीज़न के बारे में बात करें, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है डिवीज़न। अगर कॉम्प्लिकेटेड चाहिए तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 5 6 7 8 9 डिवाइड कर लीजिए अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चाहिए तो। खैर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4 टाइम्स में क्या होगा 20, माइनस करेंगे और 3 क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। हम लोग अभी भी ये बात कर रहे थे कि ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिविडेंड। हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए कि क्या डिवाइजर की जगह पे हम लोग 5 लिख सकते हैं, इनटू क्वोशिएंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और रिमाइंडर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 5 4 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। अगर आपको ये बहुत बचकाना हरकत लग रहा है कि बहुत ही बच्चे वाला सवाल है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 सेम नंबर 3 टाइम्स में 15 माइनस करेंगे तो आएगा 8। क्या ऐसा हो सकता है? इसके लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई किए 3 से और ये प्लस 15 प्लस 8 क्या जाएगा 23। हो सकता है ना, आप तो बचपन से ही पढ़ते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है ये लिखा जा सकता है तो कमेंट करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं लिखा जा सकता तो भी कमेंट करके बताइए क्यों नहीं लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में सेम ही एग्जांपल है, 5 23 6 टाइम्स में 30 माइनस का साइन दिए -7। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 इंटू 6 प्लस 7, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 30, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -7, क्या रिजल्ट आ रहा है 23। हर केस में क्या हम लोग इस तरह के रूल्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? तो जवाब मिलता है हाँ, कर पा रहे हैं। तो क्या ये हर मैथ सही है? तो जवाब मिलता है नहीं। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर कभी भी 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। 0
से छोटा नहीं आना चाहिए, यानी कि ये 0 तक आएगा, 0 चलेगा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी कि रिमाइंडर के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे हमेशा ये बात करेंगे कि ये जो नंबर आएगा वो आपका कहाँ तक आएगा, 0 आएगा या 0 से बड़ा आने वाला है। दूसरा, हम अगर इन दोनों के बारे में बात करें, यानी कि डिवाइज़र और रिमाइंडर के बारे में, तो ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा क्या होगा, इससे यानी कि आपका डिवाइज़र से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो इस केस में ये मैथ क्या हो गया, गलत बन गया। इस मैथ में ये क्या होगा, गलत बन गया। और ये क्या बना मेरे पास में, सही बन गया। इस पूरी चीज़ों को सॉल्यूशंस को हम लोग अगर इस फॉर्मेट के बारे में अगर हम लोग बात करें, इस फॉर्मेट को अगर लिखना सीख जाएंगे तो इससे हम लोगों को यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिदम के बारे में बात करना बहुत आसान होगा। कैसे होगा, पहले तो ये समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोगों का कोई मैथ सही क्यों होता है, गलत क्यों होता है, इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बात करेंगे तो लेमा का मोटा मोटी मतलब ये है कि एक सेट ऑफ रूल्स बता के गया कि रूल्स क्या होता है। अगर उस रूल्स पे चलते हुए हम लोग किसी भी काम को कर लेते हैं तो वो रूल्स हो गया हम लोगों का लेमा। एल्गोरिदम क्या होता है कि ये स्टेप्स करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप्स करेंगे, फिर ये स्टेप्स करेंगे। एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत ही आपको वो काम करना होगा। जैसे अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको इसके लिए यूनिफॉर्म पहनना होगा। अब स्पेशल केस बर्थडे वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे, मगर अगर आपको स्कूल जाना है तो स्कूल्स के रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर आपके घर में ये रूल्स बना हुआ है कि मेरे घर के अंदर जो भी आएगा वो चप्पल जूता बाहर उतार के आएगा, तो आपको इस रूल्स को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो प्रोसीजर जो बना के रखा गया है, एक हो गया मेरे पास में ये एल्गोरिदम का तरीका हो गया, वो सारा का सारा पार्ट होगा एल्गोरिदम में। जो प्री डिफाइंड सेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या बताया गया, ये एक प्री डिफाइंड सेट है, यानी कि ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम पे अलग अलग चीज़ों को प्रूफ करके बताया जाता है। दूसरा, हम लोग इसको जब एनसीईआरटी का वो एनसीईआरटी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसको और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसमें एग्जांपल्स का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, अभी हम लोग बात की एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम में क्या हुआ, एक सेट ऑफ रूल्स बना दिया गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अगर कोई बच्चा पाइथन वगैरह पढ़ा होगा या किसी भी तरह के कोई कंप्यूटर लैंग्वेज को जानता होगा तो उसमें वो उसको ये पता होगा कि उसको एल्गोरिदम के थ्रू ही सारा काम करना पड़ता है। अगर आपके पास में एल्गोरिदम का क्लियर कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। EUCLIDS अपोस्ट्रोफी एस है यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिदम के बारे में। इसका जो मेन यूज़ होता है वो यूज़ होता है HCF और LCM के बारे में। तो HCF और LCM के बारे में हम लोग बात अगर करें तो HCF और LCM के बारे में हम लोग ये बात करेंगे कि 2 नंबर का LCM कैसे निकाला जाता है। 3 नंबर होगा तो उसका LCM कैसे निकालेंगे, 3 नंबर होगा तो उसका HCF कैसे निकालेंगे। मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 2, 4 और 6। इसका HCF को फाइंड करने के पहले HCF को फाइंड करने का तरीका सीखते हैं। HCF को फाइंड करने का 2 रूल्स होता है। 2 रूल कौन सा होगा, पहला तो ये बोला गया है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया 2 = 2 × 1, 4 = 4 का फैक्टर 2 × 2 और 6 = 2 × 3। जो इन तीनों के पास कॉमन होगा वो हो जाएगा इसका HCF। जो इन तीनों के पास होगा वो हो जाएगा इसका HCF। दूसरा तरीका ये है कि 2 और 6 के बीच में, देखिए हम एल्गोरिदम और लेमा के बारे में, यूक्लिड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, मगर इसको HCF और LCM के फॉर्म के बारे में बात करते हुए समझने का कोशिश करेंगे। जो भी 2 छोटा नंबर होगा उस 2 छोटे नंबर का पहले HCF फाइंड करेंगे। 2 लिखे, 4 लिख दिए, 2 टाइम्स में 4 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। अब ये आपका क्या बचा रहेगा, ये आ गया आपका HCF। इसी HCF को वापस से 6 से काम करेंगे, 2 3 × 6 0, ये क्या बन जाएगा आपका HCF जो यहाँ पे निकाला गया था। HCF निकालने का तरीका समझ में आ गया। जब 2 नंबर दिया होगा तो सिंपल है, किसी भी 2 नंबर के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए 2 और 4 दिया होता तो जो पहला नंबर आता डिवाइड करने पे वो आ जाता है इसका HCF के बारे में। अगर आपके पास में नंबर 3 दिया होगा तो 2 छोटे नंबर को पहले लेंगे, उसका जो HCF आएगा उसके HCF से फिर तीसरे वाले का HCF को फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह से हम लोग HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं और इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं HCF को फाइंड करने के लिए। LCM को फाइंड करने का तरीका क्या है,
सेम एग्जांपल्स पे सेम चीज़ की बात को वापस से समझते हैं। एलसीएम को फाइंड करने का तरीका क्या है मेरे पास में, इन सब का एक साथ ही हम लोग फैक्टर निकाल लिए। दो तरीका है फैक्टराइजेशन से, 2 1 2 3। देखिए अब इसमें फैक्टर निकल नहीं सकता, बहुत सी जगहों पे ये बताया जाता है कि ठीक है इसके अलावा आप ऐसा कर लीजिए 2 1 1 3 और 3 1 1 1। अब आपके पास में केवल इन्हीं नंबर को 1 करना और यहाँ पे सारा का सारा 1 लिखा हुआ, ये तरीका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मगर ये याद रखिए कि इसमें थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, 30-40 सेकंड अगर आपका ज़्यादा लग गया, और एग्जाम्स में टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा कहना तो मानिए कि ऐसा कर लीजिए 2 4 और 6, ये लिखिए 2 से डिवाइड किए 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में। देखिए नीचे में आपको जो भी नंबर बचा रह गया वो सारा का सारा नंबर प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर के अलावा कोई और नंबर होता, पहला दूसरा, अगर इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा होता, कोई कॉमन फैक्टर होता तो हम एक और बार डिवाइड कर देते, मगर इस केस में डिवाइड नहीं करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इस वाले 2 को, इस वाले 2 को और इस वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 3 12, और यहाँ पे भी क्या आएगा 2 2 4 × 3 12। तो ये निकल गया आपका एलसीएम। दूसरा तरीका जो एलसीएम को फाइंड आउट करने का होता है वो तरीका क्या होता है, 2 लिख लिए, 2 की मैक्सिमम पावर 1, 4 लिखा हुआ है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 6 लिखा हुआ है, 6 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। जो मैक्सिमम पावर होगा वो आ जाएगा 2 का, जो 3 का मैक्सिमम पावर होगा वो आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 × 3। बोलने का ये मतलब हो कि 4 × 3 करेंगे तो भी आपका 12 एलसीएम आ जाएगा। ये सारा का सारा एलसीएम है, और ये भी एलसीएम है, सारा का सारा एलसीएम। कैसे क्या है, एक तो ये तरीका होगा कि आप इन तीनों को एक साथ निकाल लीजिए, एक तरीका ये होगा कि आप सबको इंडिविजुअली निकाल लीजिए, और जो मैक्सिमम पावर होगा उस मैक्सिमम पावर को लिखिए। 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, और ये 3 किसी में होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम पावर के बारे में बात चल रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब हम लोग एलसीएम के बारे में बात समझ चुके हैं तो हम लोगों का लगभग हो चुका कॉन्सेप्ट के बारे में बात। अब हम लोगों को केवल ये बात समझना है कि एचसीएफ में किसी भी बड़े नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। वो जब हम लोग एनसीईआरटी वगैरह करेंगे तो एनसीईआरटी में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा, दूसरा बात ये, कंपोजिट नंबर के बारे में बात हो चुका, हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। डिविजन्स के बारे में लेमा है तो डिवाइड किस तरह से होगा, बस एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे ये समझ लीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है कोई से नंबर लेते हैं 17, ठीक, और दूसरा नंबर लेते हैं कोई छोटा सा नंबर लेते हैं, मान लीजिए नंबर लिए 5 लिए, और यहाँ पे नंबर लिए 38 का डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 लिखे, 38 लिखे, 7 टाइम्स में 35, चलिए एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। 35 लिखे। अब ये करने के बाद मेरे पास ये जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। 3 के 1 टाइम्स में 3 2 आ जाएगा। फिर इस नंबर को यहाँ लिख देना, 3 को 1 टाइम्स में 2 1 आ गया। तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 2 आ जाए, 2 टाइम्स में ये 2 आ गया, माइनस किए, कट गया या फिर 0 आ गया, जो भी आप बोल लीजिए। यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरा एचसीएफ। इस एचसीएफ को लिखने का तरीका जो होगा, हम लोग जो एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे वो क्या बात करेंगे कि 38 इज इक्वल टू, हम अभी भी सीखे थे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या लिखेंगे, 5 × 7 + 3, 5 × 7 + 3। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग किसको लिखें, इस वाले 5 को, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो लिखते हैं। 5 इज इक्वल टू क्या लिखा गया, 3 × 1 + 2, 3 × 1 + 2। अब वापस से क्या नंबर आएगा, ये 3 आएगा। देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो क्या लिखेंगे 2 × यहाँ पे है 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 1। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू 1 × 2 और प्लस 0। जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोगों को ये काम को कंटिन्यू रखना है। अगर एचसीएफ को फाइंड करना है इस एल्गोरिदम की, इस प्रोसेस के थ्रू, तो ये कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का एल्गोरिदम, कि एक प्री डिफाइंड सेट आपको बता दिया गया कि ये रूल्स को फॉलो करना है, उसके बेसिस पे आप किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं।
तो हम लोगों को लगता है कि आज हम लोगों का क्लास कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हो चुका है। इसके बाद जो हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड बात करेंगे, केवल और केवल एनसीईआरटी और आर डी सिनेमा पे बेस्ड बात होगा। उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी सवाल पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स करके प्लीज़ पूछिए, ताकि हम लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से हम लोग इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाए। आज के क्लास के लिए यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।